नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी से जुड़े आपके स्टडी मटेरियल पर आधारित इस खास चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास देखिए पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय और कुछ हालिया घटनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिन पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, और हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं, जो विश्लेषण है, उसे हम सामने लाएं। हाँ, ताकि एक स्पष्ट और गहरी समझ बन सके। जी, और कोशिश रहेगी कि इसे दिलचस्प बनाएं ताकि याद रखने में आसानी हो। तो आज हम किन मुख्य मुद्दों पर गौर करेंगे? लिस्ट तो लंबी है। हाँ, आज की बातचीत सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA और उसकी जो हालिया गतिविधियां हैं उन पर रहेगी। ठीक है। फिर जाहिर है जलवायु परिवर्तन से जुड़ी UNFCCC और WMO की रिपोर्ट्स पर बात होगी, और इसमें भारत के अपने लक्ष्य यानी NDCs क्या हैं। अच्छा, NDCs, हाँ। उसके बाद थोड़ा जमीन से जुड़ेंगे, मृदा स्वास्थ्य यानी सॉइल हेल्थ, और CSE की काफी चिंताजनक रिपोर्ट आई है, उस पर बात करेंगे। सॉइल हेल्थ, ये जरूरी है। फिर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, और नीति आयोग ने जो उसका विश्लेषण किया है उसे समझेंगे। अच्छा, सर्विस सेक्टर का एनालिसिस। हाँ, फिर एक संवेदनशील मुद्दा है जनजातीय अधिकार और वन अधिकार अधिनियम FRA, उस पर चर्चा होगी। FRA, ठीक है। और आखिर में हाल में जो चक्रवात मोचा आया था और तुर्की की जो भौगोलिक अहमियत है, उस पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो काफी कुछ है कवर करने को। चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, ये आजकल काफी सुना जा रहा है। इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका महत्व क्या है? देखिए, ISA की नींव 2015 में रखी गई थी। भारत और फ्रांस ने मिलकर पेरिस में जो COP21 शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां इसे लॉन्च किया। पेरिस COP21, ओके। और ये ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा संधि आधारित मतलब ट्रीटी बेस्ड अंतर सरकारी संगठन है। सबसे बड़ा? हाँ, ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा ट्रीटी बेस्ड संगठन। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इसका मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में है। गुरुग्राम में? जी हाँ, और ये पहला ऐसा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। अच्छा, ये पॉइंट तो जरूर नोट करने वाला है। बिल्कुल, ये तथ्य प्रीलिम्स के लिहाज से बिल्कुल ध्यान में रखने लायक है। इस पर सवाल बन सकता है। और इसकी सदस्यता मतलब मेंबरशिप, वो भी अब काफी बढ़ गई है, सुना है। हाँ, अभी करीब 124 देश इसके सदस्य या हस्ताक्षर करता है, सिग्नेटरीज हैं। और 2020 में एक बड़ा बदलाव हुआ था। क्या बदलाव था? जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था उसमें संशोधन किया गया। उसके बाद से अब संयुक्त राष्ट्र के मतलब UN के सभी सदस्य देश ISA में शामिल हो सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, तो अब दायरा काफी बड़ा हो गया। हाँ, बहुत बड़ा हो गया है। इसका लक्ष्य तो खैर साफ ही लगता है, क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना। लेकिन इसका स्पेसिफिक मिशन क्या है? कोई टारगेट वगैरह? मिशन काफी महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है। 2030 तक सौर ऊर्जा क्षेत्र में मतलब सोलर सेक्टर में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है। $1 ट्रिलियन? हाँ, 2030 तक। और ये होगा कैसे? इसके लिए टेक्नोलॉजी और फाइनेंसिंग की जो कॉस्ट है उसको कम करने पर फोकस है। अच्छा, कॉस्ट कम करके? जी, इसके लिए कई पहले भी चल रही हैं, जैसे सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज है, स्टार सी इनिशिएटिव है, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है। हाँ, और वो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला भी तो है, OSOWOG। हाँ, OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वो भी एक बहुत बड़ा विजन है इसी के तहत। ये सारे इनिशिएटिव्स प्रीलिम्स के लिए पता होने चाहिए। हाल ही में नई दिल्ली में ISA सभा का 8वां सत्र भी हुआ था। वहां से क्या बड़ी बातें निकल कर आईं? कुछ खास घोषणा? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। एक तो है सनराइज का शुभारंभ। सनराइज, ये क्या है? ये सोलर पैनल वेस्ट जो होता है ना, उससे जुड़े कचरे के रिसाइकलिंग के लिए है। साथ ही ग्रीन जॉब्स बनाने और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की एक वैश्विक पहल है। अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस। बिल्कुल। दूसरा, 16 छोटे द्वीपीय विकासशील देश हैं जिन्हें SIDS कहते हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। हाँ, SIDS। उन्होंने ISA और वर्ल्ड बैंक के प्लेटफॉर्म के जरिए सौर ऊर्जा उपकरण खरीदने और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर भी काम हो रहा है। जी हाँ, ये दिखाता है कि ISA जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, सिर्फ बड़ी बातें नहीं। और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी जारी हुई थी शायद, ईज ऑफ डूइंग सोलर 2025 और सोलर लैंडस्केप 2025 जैसी। जी हाँ, ये रिपोर्ट्स सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को अपनाने में कितनी आसानी है और मौजूदा स्थिति क्या है उसका आकलन करती हैं।
अच्छा। इसके साथ ही भारत में सौर ऊर्जा के लिए एक तरह के सिलिकॉन वैली बनाने के मकसद से एक वैश्विक क्षमता केंद्र मतलब ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस और एक AI आधारित ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ISA एकेडमी का भी अनावरण हुआ। ISA एकेडमी। हाँ, तो ये सब ISA की बढ़ती सक्रियता को दिखाते हैं। ISA सौर ऊर्जा पर तो फोकस कर रहा है, लेकिन ये पूरा मामला बड़े क्लाइमेट चेंज के मुद्दे से जुड़ा है। हाल ही में UNFCCC की एक सिंथेसिस रिपोर्ट आई है NDCs पर। पहले तो थोड़ा समझाएं कि ये NDCs आखिर हैं क्या? NDCs यानी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। देखिए, पेरिस समझौता जो हुआ था 2015 में, उसके अनुच्छेद 4 के तहत हर देश को अपने राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनसे निपटने के लिए अपने लक्ष्य तय करने होते हैं। अच्छा, मतलब हर देश के अपने कमिटमेंट्स। बिल्कुल, अपने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, यही पेरिस समझौते की बुनियाद है। ये कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो सिंथेसिस रिपोर्ट आई है, इसमें क्या चिंताजनक बातें सामने आई हैं? चिंता की बात है, रिपोर्ट का जो मुख्य निष्कर्ष है वो यही है कि दुनिया भर के देशों ने जो NDCs अभी तक जमा किए हैं वो वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का जो लक्ष्य है पेरिस एग्रीमेंट का, उससे काफी दूर है। कितना दूर, कुछ अंदाजा? रिपोर्ट कहती है कि 1.5 डिग्री वाले टारगेट के लिए हमें 2035 तक उत्सर्जन में 60% की कटौती करनी होगी, लेकिन जो मौजूदा NDCs हैं उनसे सिर्फ 17% गिरावट का ही अनुमान है। ओह, 60% चाहिए और हो रहा है सिर्फ 17%। ये तो बहुत बड़ा गैप है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा गैप है और ये बहुत चिंता की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया अभी सही रास्ते पर नहीं है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। WMO की रिपोर्ट भी शायद कुछ ऐसा ही कह रही थी। यानी WMO का जो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन आता है, उसने भी कंफर्म किया है कि 2024 में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये तीनों जो मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं, तीनों मेजर गैस है, वो वायुमंडल में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। बिल्कुल, अब तक के हाईएस्ट लेवल पर। तो ये आंकड़े UNFCCC रिपोर्ट की चिंता को और पुख्ता करते हैं। ये सारे फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए जरूरी हैं। तो इस ग्लोबल पिक्चर में भारत कहाँ खड़ा है? भारत ने भी तो अपने NDCs को 2022 में अपडेट किया था। हमारे लक्ष्य क्या हैं? हाँ, भारत ने अगस्त 2022 में अपने NDCs अपडेट किए थे और 2030 तक के लिए 3 प्रमुख लक्ष्य रखे हैं। क्या है वो 3 लक्ष्य? पहला, अपनी GDP की जो उत्सर्जन तीव्रता है यानी इमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP, उसको 2025 के लेवल की तुलना में 45% तक कम करना। 45% कमी, ठीक है। दूसरा, अपनी जो कुल स्थापित बिजली क्षमता है, टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, उसका लगभग 50% गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड स्रोतों से हासिल करना। 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से? ये बड़ा टारगेट है। हाँ, काफी बड़ा है। और तीसरा, अतिरिक्त वन और वृक्षारोपण के जरिए, मतलब एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना। 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट का कार्बन सिंक? जी, ये तीनों लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी हैं और भारत की प्रतिबद्धता दिखाते हैं। और ये न सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक कार्बन सिंक बनाने वाला लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन क्या हमारी जमीन, हमारी मिट्टी इसके लिए तैयार है? अभी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की एक रिपोर्ट आई है मृदा स्वास्थ्य पर, जो गंभीर सवाल उठा रही है। हाँ, CSE की वो रिपोर्ट, संधारणीय खाद्य प्रणाली रिपोर्ट, जो असल में सरकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC योजना के डेटा पर ही आधारित है, वो वाकई चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। अच्छा, SSC डेटा पर बेस्ड है? हाँ, और इसमें पाया गया है कि भारत की मिट्टी में पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट्स की भारी कमी है। क्या है मुख्य फाइंडिंग्स? किन पोषक तत्वों की कमी सबसे ज्यादा है? रिपोर्ट बताती है कि 64% मिट्टी के सैंपल्स में नाइट्रोजन की कमी है। 64%? मतलब आधे से ज्यादा? हाँ, और 48.5% नमूनों में ऑर्गेनिक कार्बन यानी SOC की कमी है। और देखिए, SOC मिट्टी की संरचना, उसके टेक्सचर और उसकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। सही बात है। और चिंता की बात यह भी है कि उन जिलों में भी SOC कम पाया गया है जहां क्लाइमेट रिस्क मतलब जलवायु का खतरा बहुत ज्यादा है। लगभग 43% ऐसे जिलों में SOC कम है। अरे,
मतलब जहां जरूरत ज्यादा है वहां भी कमी है। बिल्कुल, और सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या हाल है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या स्टेटस है? वो भी अच्छा नहीं है। 55% से ज्यादा सैंपल्स में बोरॉन की कमी मिली है और 35% में जिंक की कमी। बोरॉन और जिंक। इसके साथ ही एक और बड़ी समस्या है यूरिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। 2023-24 में कुल फर्टिलाइजर यूज में यूरिया का हिस्सा करीब 68% था। ये असंतुलन पैदा कर रहा है। मतलब सिर्फ एन पर फोकस ज्यादा है, पी और के पर कम। एग्जैक्टली। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो और भी पीछे छूट रहे हैं। इस सब का असर क्या होगा? ये सिर्फ खेती का संकट है या इससे आगे भी कुछ? नहीं, ये सिर्फ खेती का संकट नहीं है। इसका सीधा असर तो फसल उत्पादकता, फूड सिक्योरिटी, किसानों की आय पर पड़ेगा ही। लेकिन साथ ही ये भारत के जो क्लाइमेट गोल्स हैं, एनडीसीज, उनको भी प्रभावित करता है। खराब मिट्टी कार्बन सोखने में उतनी कारगर नहीं रहती। अच्छा, तो कार्बन सिंक वाला टारगेट मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो लक्ष्य प्रभावित हो सकता है। और ये सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो सीएसई ने क्या रास्ते सुझाए हैं? कुछ सिफारिशें दी हैं? हाँ, रिपोर्ट ने 3 मुख्य सिफारिशें की हैं। क्या है वो? एक, कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम है उसकी मॉनिटरिंग का दायरा बढ़ाया जाए। उसमें सिर्फ केमिकल इंडिकेटर्स नहीं बल्कि फिजिकल और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स भी शामिल हो। फिजिकल और बायोलॉजिकल भी, ओके। 2, फर्टिलाइजर सब्सिडी पॉलिसी में सुधार किया जाए ताकि बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को बढ़ावा मिले, न कि सिर्फ यूरिया को। हाँ, ये तो जरूरी है। और 3, बायोचार के इस्तेमाल को प्रमोट किया जाए। बायोचार मिट्टी की फर्टिलिटी, नमी सोखने की क्षमता और कार्बन स्टोरेज तीनों को बेहतर बना सकता है। बायोचार, ये टर्म याद रखना होगा, प्रीलिम्स में आ सकता है। बिल्कुल, बायोचार पर सवाल बन सकता है। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, एसएचसी स्कीम, ये कब शुरू हुई थी और इसका मुख्य मकसद क्या था? एसएचसी योजना 2015 में लॉन्च हुई थी और इसका मकसद था किसानों को उनकी मिट्टी की सेहत के बारे में साइंटिफिक जानकारी देना और पोषक तत्वों के सही इस्तेमाल की सिफारिश है, मतलब रिकमेंडेशंस देना। इसमें कितने पैरामीटर्स टेस्ट होते हैं? इसमें 12 पैरामीटर्स की जांच होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे एनपीके, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, और फिजिकल पैरामीटर्स जैसे पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ईसी, और ऑर्गेनिक कार्बन, ओसी। अच्छा, ये 12 पैरामीटर्स, ये लिस्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये 12 पैरामीटर्स पता होने चाहिए। और अब इस स्कीम को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरकेवीवाई की जो कैप्सीरियस स्कीम है उसके तहत मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कंपोनेंट के रूप में शामिल कर लिया गया है 2022-23 से। ओके, आरकेवीवाई के अंडर आ गई है अब। जी। चलिए, मिट्टी की सेहत तो बिगड़ रही है। अब जरा अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से, सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज सेक्टर पर आते हैं। नीति आयोग ने इस पर हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स जारी की हैं। भारत के लिए ये सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है? सर्विस सेक्टर देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में इसका योगदान लगभग 55% है। 55%, काफी ज्यादा है। हाँ, कृषि का करीब 16% और उद्योग का करीब 29% है, तो उसकी तुलना में ये कहीं ज्यादा है। और रोजगार के मामले में भी एक दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है एग्रीकल्चर के बाद। दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर। कितने लोग काम करते हैं इसमें? 2023-24 के आंकड़ों के हिसाब से करीब 188 मिलियन लोग। 188 मिलियन। हाँ। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, जीवीए में इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद रोजगार में इसका हिस्सा उतना बड़ा क्यों नहीं लगता? इसमें क्या विरोधाभास है, क्या पैराडॉक्स है? यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है और नीति आयोग की रिपोर्ट इसी पर फोकस करती है। इतना बड़ा जीवीए योगदान होने पर भी ये कुल रोजगार का 1/3 से भी कम हिस्सा देता है। सिर्फ लेस देन 1/3। हाँ, और जो रोजगार देता भी है उसमें ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में है, मतलब अनौपचारिक है और कम वेतन वाला है। तो ये एक तरह का जॉबलेस ग्रोथ जैसा पैटर्न दिखाता है सर्विस सेक्टर में। तो रोजगार का ओवरऑल परिदृश्य कैसा है? क्या ये सेक्टर फिर भी नौकरियां पैदा कर रहा है या नहीं? हाँ, नौकरियां तो पैदा कर रहा है। पिछले 6 सालों में करीब 40 मिलियन नई नौकरियां इसमें जुड़ी हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद सबसे ज्यादा है। 40 मिलियन नई जॉब्स। जी, तो ये लेबर मार्केट के लिए एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सेक्टर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कैसे 2 हिस्से? एक तरफ तो है हाई वैल्यू सर्विसेज जैसे आईटी, फाइनेंस, प्रोफेशनल सर्विसेज, हेल्थ केयर। ये बहुत प्रोडक्टिव हैं, जीवीए में बड़ा हिस्सा है, लेकिन रोजगार सीमित देती हैं। अच्छा, जॉब्स कम है इनमें। हाँ, और दूसरी तरफ है पारंपरिक सेवाएं जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन वाली सर्विसेज। ये रोजगार तो खूब देती हैं,
ये मेजर एम्प्लॉयर हैं, लेकिन इनमें इनफॉर्मेलिटी मतलब अनौपचारिकता बहुत ज्यादा है। इस अनौपचारिकता के आंकड़े कितने चिंताजनक हैं और महिलाओं की स्थिति क्या है इसमें? आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। रिपोर्ट बताती है कि लगभग 87% कामगारों के पास किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। 87%? बाप रे। हाँ, और जेंडर गैप भी साफ दिखता है। शहरी महिलाओं में तो 60% सर्विस सेक्टर में है, लेकिन ग्रामीण महिलाओं में ये आंकड़ा सिर्फ 10.5% है। सिर्फ 10.5%? बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और पे गैप भी है। ग्रामीण महिलाओं की आय पुरुषों की तुलना में 50% से भी कम है सर्विस सेक्टर में। ये गहरी असमानताएं दिखाता है। तो नीति आयोग ने आगे का क्या रास्ता सुझाया है? इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है? नीति आयोग ने एक रोड मैप दिया है जिसमें कई बातें शामिल हैं। पहला तो ये कि अनौपचारिक, गिग और एमएसएमई कामगारों के लिए औपचारिकता यानी फॉर्मलाइजेशन और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाई जाए। फॉर्मलाइजेशन और सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल उपकरणों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जाए। स्किल्स और डिजिटल एक्सेस। तीसरा, फिजिटल यानी फिजिकल प्लस डिजिटल और ग्रीन जॉब्स के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग दी जाए। फिजिटल और ग्रीन जॉब्स, ये नए एरियाज हैं। हाँ, और चौथा, टियर 2 और टियर 3 शहरों में सर्विस सेंटर्स और स्टेट लेवल क्लस्टर्स बनाकर रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस किया जाए। मतलब विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे। बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि सर्विस सेक्टर का विकास ज्यादा समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। विकास की बात करें तो एक और पहलू है संतुलन का, विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच, या विकास और मानवाधिकारों के बीच। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने टाइगर रिजर्व से आदिवासियों के स्थानांतरण पर एक महत्वपूर्ण नोट जारी किया है। ये क्या मामला है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नोट है। ये संरक्षण यानी कंजर्वेशन और सामुदायिक अधिकारों के बीच सामंजस्य, हार्मनी बनाने की बात करता है। अच्छा, बैलेंस बनाने की कोशिश। जी, और इसकी सबसे अहम सिफारिश ये है कि अगर वनवासियों का स्थानांतरण, रिलोकेशन होता है तो वो पूरी तरह स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी होना चाहिए। वॉलंटरी? हाँ, बिना किसी दबाव या लालच के, और उनकी स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति यानी फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट FPIC के आधार पर ही होना चाहिए। FPC, ये टर्म जरूरी है। बहुत जरूरी। इसमें वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की क्या भूमिका है? FRA 2006 इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कानून वनवासियों को जबरन बेदखली यानी फोर्स्ड एविक्शन से सुरक्षा देता है, जब तक कि उनके अधिकारों की मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। अच्छा, जब तक राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं होते तब तक हटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, और ये कानून नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व सब पर लागू होता है। मंत्रालय का नोट इसी बात पर जोर देता है कि FRA का सम्मान किया जाना चाहिए। ये पॉइंट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अक्सर सुनने में आता है कि कंजर्वेशन के नाम पर आदिवासियों के अधिकारों का हनन होता है। जो पारंपरिक मॉडल रहे हैं कंजर्वेशन के, उनमें क्या दिक्कतें हैं? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती रही है। पारंपरिक संरक्षण मॉडल अक्सर स्थानीय समुदायों, लोकल कम्युनिटीज को संरक्षण के लिए खतरा मानते हैं, पार्टनर नहीं। खतरा मानते हैं। इससे FRA का जो समावेशी नजरिया है, इंक्लूसिव अप्रोच, वो पीछे छूट जाता है। फिर स्थानांतरण से उनकी आजीविका छिन जाती है, क्योंकि वन संसाधनों तक उनकी जो पारंपरिक पहुंच होती है वो खत्म हो जाती है। लाइवलीहुड का नुकसान। जी, साथ ही वनों पर निर्भर ये जनजातीय क्षेत्र अक्सर विकास के बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार, इन सब में पीछे रह जाते हैं। तो एक तरह का अनइक्वल डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs के बीच भी एक तरह का विरोधाभास पैदा करता है। जैसे SDG 1 यानी गरीबी उन्मूलन और SDG 13 जलवायु कार्रवाई के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। तो मंत्रालय क्या सुझाव दे रहा है? आगे की राह क्या होनी चाहिए इस नोट के हिसाब से? नोट कुछ बहुत प्रैक्टिकल सुझाव देता है। पहला, सह प्रबंधन यानी को मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाए। मतलब वनवासियों को संरक्षण में बाधा नहीं, बल्कि संरक्षक और सह प्रबंधक माना जाए। को मैनेजमेंट, पार्टनरशिप। हाँ। दूसरा, स्वस्थानीय विकास यानी इन सिटू डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए। मतलब उन्हें विस्थापित करने के बजाय उनके मूल स्थानों पर ही बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, बाजार तक पहुंच, वहीं पर डेवलपमेंट हो। जी। तीसरा, उनके पारंपरिक ज्ञान,
ट्रेडिशनल नॉलेज को संरक्षण योजनाओं में इंटीग्रेट किया जाए। ट्रेडिशनल नॉलेज का सम्मान। और चौथा एक सुझाव है कंडीशनल फिस्कल इंसेंटिव्स का। मतलब केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो फंड ट्रांसफर होता है उसे एफआरए के प्रभावी कार्यान्वयन और को मैनेजमेंट के नतीजों से जोड़ा जाए। अच्छा, परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग एक तरह से। हाँ, कुछ वैसा ही। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की कोशिश है। ये संतुलन वाकई जरूरी है। चलिए अब कुछ और विविध विषयों पर नजर डालते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई में कुछ सुधारों की बात चल रही है। ये आरसीआई क्या है? आरसीआई यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना तो 1986 में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पर हुई थी, लेकिन 1993 में इसे एक वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया आरसीआई एक्ट 1992 के तहत। स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस मंत्रालय के अंडर आती है ये? ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत काम करती है। ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। और इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन से जुड़े जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को रेगुलेट करना। साथ ही जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उनमें एकरूपता और मानकीकरण, यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन लाना। अच्छा, मतलब रिहैब प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग और स्टैंडर्ड्स देखती है। बिल्कुल। अभी इसमें सुधारों की बात चल रही है ताकि पुनर्वास शिक्षा को और मॉडर्न और एक्सेसिबल बनाया जा सके। ठीक है, अब जरा हाल की कुछ आपदाओं और भौगोलिक स्थितियों पर नजर डालते हैं। चक्रवात मोचा ने हाल ही में दस्तक दी थी। हाँ, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या होते हैं असल में? हाँ, चक्रवात मोचा बंगाल की खाड़ी में आया था और इसने म्यांमार और बांग्लादेश के तटों को प्रभावित किया था। मोचा नाम वैसे यमन ने सुझाया था, वहां के एक बंदरगाह शहर के नाम पर जो कॉफी के लिए फेमस है। अच्छा, मोचा कॉफी वाला? हाँ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये गर्म समुद्री इलाकों में बनने वाले बहुत तेज घूमने वाले तूफानी सिस्टम होते हैं। इनकी खासियत ये है कि इनमें एक निम्न दाब केंद्र यानी लो प्रेशर सेंटर होता है और ये बिना वाताग्र के होते हैं, मतलब नॉन फ्रंटल होते हैं। इन्हें अलग अलग जगह अलग नामों से भी जाना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। अटलांटिक ओशन और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में इन्हें हरिकेन कहते हैं। हरिकेन। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक जैसे चीन सागर वगैरह में इन्हें टाइफून कहते हैं। टाइफून। और साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास कभी कभी विली विली भी कह देते हैं। विली विली, इंटरेस्टिंग। ये नाम प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। और इनके बनने के लिए क्या शर्तें जरूरी हैं ये भी पता होना चाहिए। क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं? 2 मुख्य शर्तें हैं। पहला, समुद्र की सतह का तापमान काफी गर्म होना चाहिए, कम से कम 26.5 या 27 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा, गर्म पानी चाहिए। हाँ। और दूसरा, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स का मौजूद होना जरूरी है। ये पृथ्वी के घूमने से पैदा होता है और हवाओं को मोड़ने में मदद करता है जिससे वो घूमने लगती हैं। इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, इसलिए वहां साइक्लोन नहीं बनते। ओके, सी सरफेस टेम्परेचर और कोरियोलिस फोर्स, ये बेसिक कंडीशंस प्रीलिम्स के लिए याद रखनी चाहिए। जरूर। भूगोल की बात हो रही है तो तुर्की की भौगोलिक स्थिति भी काफी अहम है, खासकर पिछले साल वहां जो भयानक भूकंप आया था उसके बाद से। बिल्कुल। तुर्की, जिसका नाम अब तुर्की हो गया है, उसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल मतलब इसका कुछ हिस्सा एशिया में पड़ता है और कुछ यूरोप में। इस्तांबुल शहर इसका एक अच्छा उदाहरण है जो दोनों महाद्वीपों में फैला है। हाँ, सही। इसकी सीमाएं किन देशों से लगती हैं? मैप बेस्ड सवाल आ सकता है इस पर। जरूर आ सकता है। उत्तर पूर्व में इसकी सीमा जॉर्जिया और आर्मेनिया से लगती है, उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया से। ओके, यूरोपियन साइड पर ग्रीस और बुल्गारिया। हाँ, पूर्व में अजरबैजान, नक्शीवन एक्सक्लेव के जरिए और ईरान से, और दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया से। काफी सारे पड़ोसी हैं। जी। और इसके आसपास के समुद्र कौन से हैं? ये भी मैप के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर में है काला सागर यानी ब्लैक सी। ब्लैक सी। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी, और उसी का हिस्सा एजियन सागर है। मेडिटेरेनियन और एजियन सी। ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं यूफ्रेट्स और टाइग्रिस, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से जुड़ी हैं। और सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट अरारात। माउंट अरारात। हाँ हाँ। और वो महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य स्ट्रेट्स कौन से हैं? बॉस्फोरस और डार्डेनेल्स स्ट्रेट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये किसको जोड़ते हैं? ये काला सागर को एजियन सागर और उसके जरिए फिर भूमध्य सागर से जोड़ते हैं। बॉस्फोरस इस्तांबुल शहर से होकर गुजरता है। अच्छा, इस्तांबुल से? हाँ, और इन दोनों स्ट्रेट्स के बीच में एक छोटा अंतर्देशीय समुद्र है, सी ऑफ मारमारा। ये पूरी तरह से तुर्की के अंदर है। सी ऑफ मारमारा। हाँ, ओके। ये पूरा जलमार्ग ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन तक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बेहद अहम है। मैप पर इनकी लोकेशन ध्यान से देखनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए ये हॉटस्पॉट है। बिल्कुल, मैप वर्क जरूरी है इसके लिए। अच्छा, अब एक और अंतर्राष्ट्रीय फोरम की बात करते हैं, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS। इसका क्या संदर्भ है अभी? हाल ही में 20वां ईस्ट एशिया समिट हुआ था, जिसमें शांति और स्थिरता पर कुआलालंपुर घोषणा पत्र अपनाया गया। कुआलालंपुर डिक्लेरेशन। हाँ, और इसमें EAS कार्य योजना 2024-2028 के तहत जॉइंट प्रोजेक्ट्स को लागू करने पर सहमति बनी, जो कि आसियान के 2045 विजन के अनुरूप है। तो ये EAS है क्या असल में? कब बना था? EAS एक तरह का लीडर्स लेड फोरम है, मतलब इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष हिस्सा लेते हैं। इसका फोकस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है, खासकर स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मुद्दों पर। लीडर्स लेड फोरम, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और पहला शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर, मलेशिया में ही हुआ था। ये साल प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 2005 कुआलालंपुर। इसके सदस्य कौन-कौन हैं? ये जानना भी जरूरी होगा। हाँ, सदस्य याद रखने जरूरी हैं। इसमें 10 आसियान देश तो हैं ही। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। बिल्कुल। इनके अलावा 8 और देश हैं जिन्हें डायलॉग पार्टनर्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। अच्छा, आसियान +8 यानी कुल 18 सदस्य। भारत इसका सदस्य है? जी हाँ, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। ये लिस्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है, कौन सदस्य है और कौन नहीं। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ABS। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने लाल चंदन की खेती के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसमें इसका जिक्र है। ये ABS क्या होता है? ABS यानी पहुंच और लाभ साझाकरण। ये कॉन्सेप्ट इस बात से जुड़ा है कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोई पौधा या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दवा बनाने में या कॉस्मेटिक्स में, तो उससे जो फायदे होते हैं, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी, उन्हें उन रिसोर्सेज के यूजर्स जैसे कंपनियां और प्रोवाइडर्स जैसे स्थानीय समुदाय या देश जहां वो रिसोर्स पाया जाता है के बीच उचित और न्याय संगत रूप से कैसे बांटा जाए। अच्छा, मतलब रिसोर्स यूज करने वाले और रिसोर्स देने वाले के बीच फायदे का बंटवारा। बिल्कुल, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है? हाँ, ये जैव विविधता पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD के 3 मुख्य उद्देश्यों में से एक है। CBD के तहत ही 2002 में बॉन गाइडलाइंस आई थी और फिर 2010 में नगोया प्रोटोकॉल अपनाया गया, जो खास तौर पर ABS पर ही केंद्रित है। नगोया प्रोटोकॉल 2010, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत में इसका क्या सिस्टम है? भारत में ABS को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत रेगुलेट किया जाता है। इसी एक्ट के तहत नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स SBBs बनाए गए हैं, जो इसे लागू करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है। तो लाल चंदन, रेड सैंडर्स, जो एक कीमती लकड़ी है और जिसकी भारत में खेती होती है, उसके कमर्शियल यूज के लिए NBA ने ABS से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। समझ गया। अब आते हैं प्रशासन और वेतन पर। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की बात चल रही है। हाँ, हाल ही में मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके विचारार्थ विषयों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को मंजूरी दी है। ये वेतन आयोग करते क्या है? केंद्रीय वेतन आयोग का काम होता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा करना और उनमें समय के हिसाब से बदलाव की सिफारिश करना। अच्छा, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह रिवाइज करते हैं। जी। और क्या खास बातें ध्यान में रखेगा? ये एक अंतरिम निकाय होगा जिसमें एक अध्यक्ष, कुछ अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे।
इसे अपने गठन के 18 महीने के भीतर सिफारिशें देनी होंगी। 18 महीने? हाँ, और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कई बातें शामिल हैं, जैसे देश की आर्थिक स्थिति, सरकार का वित्तीय अनुशासन, नई पेंशन स्कीम, एनपीएस की लागत, राज्यों के वित्त पर असर और यहाँ तक कि सरकारी उपक्रमों, सीपीएसयूज और निजी क्षेत्र के वेतनमानों से तुलना। अच्छा, काफी सारे फैक्टर्स देखेगा ये। कब से लागू होने की उम्मीद है? उम्मीद है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। आमतौर पर वेतन आयोग हर 10 साल में आता है। पिछला 7वां आयोग 2016 से लागू हुआ था। ओके, 1 जनवरी 2026। जी। अब एक आखिरी टॉपिक लेते हैं, साइंस और एनवायरनमेंट से जुड़ा अमेज़न फेस प्रोजेक्ट। ये क्या है? अमेज़न फेस एक बड़ा साइंटिफिक प्रोजेक्ट है जो ब्राजील में अमेज़न वर्षा वन के पास मनाउस शहर के नजदीक शुरू किया गया है। फेस का मतलब है फ्री एयर CO2 इनरिचमेंट। फ्री एयर CO2 इनरिचमेंट मतलब? इसका मतलब है कि वैज्ञानिक अमेज़न जंगल के एक हिस्से में आर्टिफिशियली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का लेवल बढ़ाएंगे, उतना जितना भविष्य में होने का अनुमान है, और फिर देखेंगे कि जंगल उस बढ़े हुए CO2 लेवल पर कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा, फ्यूचर के CO2 लेवल का सिमुलेशन क्यों कर रही है? इसका मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि अमेज़न वर्षा वन, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और क्लाइमेट रेगुलेशन में अहम भूमिका निभाता है, वो भविष्य के बदले हुए वायुमंडल, जिसमें CO2 ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा, नमी बदलेगी, के प्रति कितनी सहनशीलता दिखाएगा। मतलब अमेज़न की रेजिलियंस टेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। वो कितना कार्बन सोख पाएगा, उसका फोटोसिंथेसिस कैसे बदलेगा, क्या वो क्लाइमेट चेंज के प्रति एक सिंक बना रहेगा या सोर्स बन जाएगा, इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश है। कैसे करेंगे ये स्टडी? वो लोग ऊंचे टावर्स से कंट्रोल्ड तरीके से CO2 छोड़ेंगे जंगल के एक एरिया में, और फिर बहुत बारीकी से मॉनिटर करेंगे कि पेड़ कितना CO2 सोख रहे हैं, उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, मिट्टी में क्या बदलाव आ रहे हैं। हर 10 मिनट में CO2 अवशोषण की निगरानी की जाएगी। हर 10 मिनट में? काफी इंटेंसिव रिसर्च है ये। हाँ, ये अपनी तरह का पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। इसके नतीजे क्लाइमेट मॉडलिंग और भविष्य की नीतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रोजेक्ट प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्या है, कहाँ है और क्यों है? अमेज़न फेस, ब्राजील। ठीक है, तो आज हमने वाकई कई अहम मुद्दों पर गौर किया। ISA की वैश्विक सौर ऊर्जा पहल से लेकर भारत के NDCs और जलवायु चिंताएं, फिर जमीन पर मृदा स्वास्थ्य का संकट, अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर की दुविधा और रोजगार की चुनौतियां, विकास और जनजातीय अधिकारों का संतुलन, FRA का महत्व, और अंत में चक्रवात मोर्चा, तुर्की की भू रणनीतिक स्थिति, EAS, ABS, 8वां वेतन आयोग और अमेज़न फेस जैसे विविध विषय। ये सभी विषय, जैसा आपने कहा, आपस में जुड़े हुए हैं। सौर ऊर्जा क्लाइमेट चेंज का समाधान है, पर उसके लिए जमीन चाहिए। मिट्टी की सेहत कृषि और कार्बन सिंक दोनों को प्रभावित करती है। हाँ, और अर्थव्यवस्था का विकास समावेशी होना चाहिए, जिसमें सर्विस सेक्टर की अनौपचारिकता एक बड़ी बाधा है। और इन सब के बीच मानवाधिकारों और भौगोलिक सच्चाइयों का ध्यान रखना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन विभिन्न चुनौतियों और पहलों की बात की, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, मिट्टी का स्वास्थ्य हो, सर्विस सेक्टर की दिक्कतें हों या फिर जनजातीय अधिकार हों, इन सब के मद्देनजर भारत के सतत विकास लक्ष्यों SDGs को हासिल करने के रास्ते में सबसे बड़ी प्रणालीगत यानी सिस्टमिक चुनौती क्या दिखती है? और साथ ही ये भी कि अलग अलग क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, कृषि, अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय के बीच बेहतर तालमेल, बेहतर सिनर्जी कैसे बिठाई जा सकती है, क्योंकि समस्याएं तो इंटरलिंक्ड है, तो समाधान भी जुड़े हुए होने चाहिए। जरूर, इस पर सोचिएगा। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी एक अच्छा सोचने वाला बिंदु है। बिल्कुल। तो अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण विषयों के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।